हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। यस, इट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, नॉट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास को हम लोग स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों बोलते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ रेडिएशन सोर्स यूज करते हैं, बट इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं या फिर कोई और दूसरा टेक्निक यूज करते हैं और जो हमारे पास जो कंपाउंड है उसको आयोनाइज करते हैं, फिर उसको फर्दर एनालाइज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। लेट्स सी द डिटेल्स अबाउट दिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल की बात करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे हम लोग कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं। मीन्स उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे नियोपेंटेन है जिसका 72 होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो वो हमें पता लग जाएगा। तो क्या किसी कंपाउंड का मास ही पता लगने से उस कंपाउंड का कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक हमें पता लग जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो मेरे बारे में कोई पूछता है कि भैया डॉक्टर पुष्पेंद्र कौन है, क्या है, कैसा है, तो आपने बता दिया मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक कि भैया उसका वेट 85 kg है, तो इससे मेरे बारे में 100% आइडिया नहीं लगता है। तो सिमिलरली जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है उसमें एक हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज करके एक कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग एक साथ सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का हम लोग एक स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया, उसी कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया, उसी का एनएमआर कर लिया, जिसमें एनएमआर में आपका कार्बन एनएमआर भी हो जाएगा और प्रोटॉन एनएमआर भी हो जाएगा, फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी कर लिया, तो इतना सारा चीज कर लिया तो वो एक कंपाउंड क्या हो सकता है उसका एक प्रेडिक्शन आप निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन, या फिर स्ट्रक्चर का जो भी है कंपाउंड का इंटरप्रिटेशन भी इसी को बोलते हैं। स्पेक्ट्रा से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, ये सिमिलर वैसा ही है। मान लो आप मुझे पहचानते हो, तो मेरे को आप कैसे पहचानते हो? मेरा चेहरा देख करके। तो मेरे चेहरे में एक कैरेक्टर तो नहीं है। मीन्स मान लो आपको मेरा बस ऐसे नाक दिखाया जाए तो आप पहचान जाओगे क्या? नहीं पहचानोगे। आपको केवल मेरा ऐसा गाल दिखाया जाए तो पहचानोगे क्या? नहीं पहचानोगे। आपको मेरा ये फोरहेड दिखाया जाए तो पहचानोगे क्या? नहीं पहचानोगे। आपको मेरा केवल आंख दिखाया जाए तो पहचानोगे क्या? नहीं पहचानोगे। तो सिमिलरली आपको यदि मेरा पूरा कंप्लीट चेहरा दिखाया जाए तो आप पहचान जाओगे। तो वैसे ही क्या होगा, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे यूवी है उससे उसका लैम्डा मैक्स मिल जाता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें से फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है, एनएमआर है उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन का पोजीशन पता चल जाता है, मास है उसमें से उसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाता है, मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है। जब सबको हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है। जैसे बेंजीन है तो अच्छा इसका आईआर, एनएमआर, मास, यूवी जो भी है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा करके हमें पता लग जाएगा। तो वैसे ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी एक टेक्निक है जिससे मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का पता लगता है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड अमंग्स द अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो अभी जितना भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बताया उनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड यही मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है। सबसे अच्छे से रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सिग्नल विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। तो इसमें जो सिग्नल आता है, जो पीक आता है, वो मास बाई चार्ज रेशियो में आता है। ये m बाई ई, तो m हो गया मास, e हो गया चार्ज। चार्ज को e की जगह z से भी डिनोट करते हैं, तो वहां पर हो जाता है m बाई जेड। m बाई ई या फिर m बाई जेड दोनों ही सिमिलर चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूजुअली चार्ज विल बी +1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस, रेयरली इट विल बी +2। तो यहाँ पर जो e या फिर z का वैल्यू है वो +1 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, बट कभी कभी वो +2 भी हो सकता है, बट मोस्टली ये +1 ही होता है। क्यों +1 होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल नियोपेंटेन, जिसका m बाई ई रेशियो होता है 72/1। चलो इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं। तो ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। अब इस नियोपेंटेन में हमारे पास C5H12 है, मीन्स 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, सबको जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 कार्बन तो यहाँ पर 5 कार्बन और 1 कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12। तो 12 इंटू 5 कर दिया, प्लस 12 हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 12 कर दिया।
और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 प्लस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, तो इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 72। अब क्या होगा, ये 72 तो इस नियोपेंटेन का मोलिकुलर मास हो गया। अब यहाँ पर नियोपेंटेन का सिग्नल कैसे आएगा, वो m/e रेशियो में आता है, तो 72 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा +1, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या होता है +1 होता है, तो 72 डिवाइडेड बाई +1 होगा, तो ये 72 पे इसका पीक देगा जो नियोपेंटेन का मोलिकुलर वेट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो नियोपेंटेन है C5H12, इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा C5H12 ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। बट कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है C5H12 और प्लस इलेक्ट्रॉन जो भी अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा C5H12 ये 2+ भी हो जाएगा, 2+ का चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैसे निकलेंगे आगे बताऊंगा। और यहाँ पर हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए, एक तो ये वाला और 2 यहाँ पर से। तो यहाँ पर मान लो C5H12 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2+ का चार्ज आएगा ना। तो इस कंडीशन में इसका जो सिग्नल आएगा वो क्या आ जाएगा 72/2 m/z रेशियो, तो इज इक्वल टू 36 में आ जाएगा। तो वो हमें पता होगा कि भैया इसमें जो चार्ज है +1 का है कि +2 का है। +1 का है तो जो पीक आता है वही उसका मोलिकुलर वेट हो जाता है या फिर मोलिकुलर मास हो जाता है जितना पीक में आता है। और यदि +2 का चार्ज है तो मास उसका डबल हो जाएगा। +2 का चार्ज होगा तो क्या होगा, ये सिग्नल देगा 36 पे, तो क्या करना पड़ेगा 36 इंटू 2, तो उसका जो मोलिकुलर मास होगा 72 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। बेसिक था मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। इसमें फर्दर हम लोग देखते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पर देखो, मान लो ये जो है ना, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस इलेक्ट्रॉन का बीम इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे अटैक करेगा और ये जब कंपाउंड पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन का बीम, और जब ये इलेक्ट्रॉन का बीम इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अटैक करेगा तो इसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको पेनिट्रेट कर जाएगा। यहाँ पर ये देखो, ये पेनिट्रेट कर गया और पेनिट्रेट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाएगा इस कंपाउंड से। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो खत्म हो गए, मतलब ये अंदर घुसे ही नहीं कंपाउंड के, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा कैसे, ये बाहर निकल गया और जब ये बाहर निकलेगा तो अपने साथ में एक इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड से भी लेकर के बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट कर देगा। जो यहाँ पर हमने ये पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन बनाया है वो कंपाउंड से निकल रहा है। सो हियर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बम्बार्डमेंट मीन्स ये जो बम्बार्डमेंट हुआ था उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है रेड वाला, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंपाउंड में से निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनालाइट, तो एनालाइट से निकल गया। तो कोई भी एनालाइट है या फिर कंपाउंड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं, यही प्रिंसिपल है। A beam of electrons are bombarded in the analyte compound and the process leads to removal of 1 electron from the analyte। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बीम बम्बार्डेड हुआ था और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट किया और वो इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एनालाइट में से। तो यही कहलाता है हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फर्दर हम लोग देखते हैं दैट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नॉन एज मॉलिक्यूलर आयन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है किसी भी कंपाउंड से तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वही कहा जा रहा है। और इसी पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, मॉलिक्यूलर आयन विल बी फ्रेगमेंटेड फर्दर, मींस ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसमें और फ्रेगमेंटेशन होगा जो हम लोग आगे देखेंगे। तो मान लो एक हमारे पास कंपाउंड था ये M, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट हुआ। इस इलेक्ट्रॉन्स का जब बम्बार्डमेंट हुआ तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक किया इस कंपाउंड को। अब इस जो कंपाउंड है इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट किया, तो पेनिट्रेट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर भी निकल गया प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड से बाहर निकाल दिया। तो अल्टीमेटली गया था यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, निकला था यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिमिलरली वैसा ही है, मान लो एक दीवार है और उस दीवार में एक लोहे का गोला तुम फेंक करके मारोगे तो क्या होगा,
लोहे का गोला दीवार से टकरा करके तो नीचे आ जाएगा, तो ये मान लो लोहे का गोला था, ये नीचे आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, रेड वाला, ये वाला। और उसके साथ में क्या होगा, जो दीवार है उसका जो सीमेंट है या फिर ईंट है, ऊपर का जो भी परत है, उसको ये उखाड़ करके बाहर ले आएगा, क्योंकि वो क्या है, तेजी से टकराया, लोहे का गोला आपने फेंका था। तो वही समझ लो, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये वही सीमेंट ईंट जो भी है इस दीवार से बाहर निकल करके आ गया। तो अल्टीमेटली क्या निकला, इस जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मॉलिक्यूल है उससे एक इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस इस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो ये मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन तो इधर बाहर निकल गया, तो यहां पर एक क्या बचेगा, लोन इलेक्ट्रॉन बचेगा, मींस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। अब जब फ्री रेडिकल होता है तो क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंपाउंड फ्रेगमेंट करेगा अपने आप को, ताकि वो स्टेबल कंडीशन अटेन कर ले। फ्रेगमेंट करेगा तो क्या होगा, जब ये M+ होगा वो M1, M2 इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा। तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर M1+ के मिलेंगे, तो जब M1+ के मिलेंगे तो M2 फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर, और जब M2+ के मिलेंगे तो यहाँ पर M1 का फ्री रेडिकल मिलेगा। ये सिमिलरली ऐसा ही है, मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और उसमें से M+ मिला, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल नहीं है इस M का, यहाँ पर मान लो 100 है, तो इस 100 में से 100 यहाँ पर M+ और फ्री रेडिकल बना, ठीक है, इसको मोलिकुलर कैटायन भी बोलते हैं। तो इस 100 में से हो सकता है ये M1+ तुम्हारा 30 बन गया, M2+ तुम्हारा 40 बन गया, तो क्या हो गया, 30 + 40 कितना हो गया, टोटल ये 70 हो गया, M1+ और M2+ मिला करके। तो ये जो M+ था 100 था, वो कितना बचा रहेगा, ये भी 30 ऐसे ही बचा रहेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, तीन चीज मिलेगा, क्या, M+, M1+, M2+। और जब आपको M1+ मिलेगा 30, तो उसके साथ M2 का फ्री रेडिकल भी 30 मिलेगा, और M2+ मिलेगा 40, तो उसके साथ 40 M1 का फ्री रेडिकल भी मिलेगा। अब यहां पर फर्दर देखते हैं, तो M+, M1+ एंड M2+ आर स्टेबल आयंस एंड डिटेक्टेड इन MS। तो यहाँ पर ये जो तीन आयन है जिसके साथ पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर M+ मतलब ये फ्री रेडिकल वाला है, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वही मास में डिटेक्ट हो पाते हैं। यहाँ पर ये वाले M2 फ्री रेडिकल, M1 फ्री रेडिकल ये डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उसके साथ पॉजिटिवली चार्ज आयन नहीं है। तो यही फर्दर हम लोग का मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आगे जाते हैं और वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिमिलर हमने नियोपेंटेन का एग्जांपल लिया है। तो नियोपेंटेन का एग्जांपल जब लिया तो यहाँ पर C5H12 होता है, इसको हमने सिंपली लिख दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ जो भी है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन बन गया C5H12 ब्रैकेट में एक फ्री रेडिकल और प्लस का चार्ज आ गया। तो इसमें फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंट आयंस बनेंगे, जैसे यहाँ पर M1+ और M2 बन रहे थे, M2+। तो वैसे इसमें कैसे बनेगा, इसमें C5H12 है तो या तो CH3 और C4H9 में कन्वर्ट होगा। तो मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज CH3 के साथ आ गया और जो फ्री रेडिकल है C4H9 के साथ चला गया। जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो फ्रेगमेंट आयन कहलाता है, और जहां पर ये फ्री रेडिकल मींस ये डॉट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये मास में डिटेक्ट नहीं होता है, मतलब ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यहाँ के बाद इसका कोई काम नहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, C2H5+ और C3H7 का फ्री रेडिकल बनेगा। अब CH3 और C4H9 ये प्लस और फ्री रेडिकल को जोड़ोगे तो यही मोलिकुलर आयन बन जाएगा, इसको भी जोड़ोगे इसको और इसको, तब भी ये यही मोलिकुलर आयन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आ गया। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है, C2H5 था तो यहां पर भी C2H5, C3H7 है तो यहां पर भी C3H7, बट पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर आ गया। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 का फ्री रेडिकल और यहां पर C4H9 का पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली इस तरीके से फ्रेगमेंट हो जाएंगे। और मान लो इस मोलिकुलर आयन का मान लो 100 है, 100 मोलिकुलर आयन बना, वो 100, 200, 500, 700 जितना भी हो सकता है। तो इस 100 में से मान लो 20 तुमको CH3 मिल गए,
25 तुमको C2H5 प्लस मिल गए, और C3H7 मिल गए तुमको 15 मिल गए, और ये C4H9 मिल गया तुमको 30 मिल गया। तो टोटल कितना हो गया 20, 25, 45 प्लस 15 कितना हो गया 60, और 30 हो गया 90, मीन्स 90 फ्रेगमेंट आयंस मिल गए। तो यहाँ पर टोटल 100 थे, तो अब ये मोलिकुलर आयन बचेंगे कितने, ये 10 बचेंगे। तो अब जब आपको पीक मिलेगा तो उस पीक में से क्या होगा, उसमें प्रोमिनेंटली आपको 4 तरीके के पीक मिलेंगे। एक तो ये 10 वाला मोलिकुलर आयन 72 पे, 10 है इसका 72। उसके बाद फिर क्या होगा, ये C4H9 का कुछ इधर पर कहीं पर मिलेगा, ये 30 है तो इसका हाइट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद C3H7 का इधर पर कहीं मिलेगा, इसका कितना है 15 है, तो 15 है, ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये इधर पर कहीं मिलेगा। उसके बाद C2H5 का 25 है, तो इसका हाइट कुछ इस तरीके से ऐसे होगा। उसके बाद CH3 का 20 है, 20 मॉलिक्यूल है, तो इसका हाइट थोड़ा सा इस तरीके से कुछ होगा। तो इस तरीके से 72 पे एक, और उसके बाद C4H9 का निकालोगे तो ये कितना होता है 57। उसके बाद C3H7 का ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 43। उसके बाद C2H5 का कितना हो जाता है, ये 29 हो जाता है, और फिर CH3 का हो जाता है 15। तो इस तरीके से पीक मिलेगा। ये मास स्पेक्ट्रम है आपका, ऐसे ही मास स्पेक्ट्रम आता है। तो यहाँ पर आपको देख के पता लग जाएगा कि जिसका सबसे ज्यादा है वो मॉलिक्यूलर आयन है, मतलब 72 है तो इतना मॉलिक्यूलर वेट होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। 57 है जिसका हाइट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बेस पीक है। इसका मतलब ये हुआ कि C4H9 के जो आयंस है सबसे ज्यादा अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके का जो इंफॉर्मेशन है कंपाउंड का वो हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मिल जाता है। तो ये हो गया बेसिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। थैंक यू सो मच।